नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां उपनल के कर्मचारियों की हड़ताल 11वें दिन भी लगातार जारी है। आपको बताते चले कि सरकार के द्वारा एस्पा लागू करने के बाद आज से नो वर्क नो पे व्यवस्था शुरू करने के बावजूद कर्मचारी आंदोलन समाप्त करने को तैयार नहीं है। बताते चले कि हड़ताली कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए आदेश की कॉपी तक को जला दिया, जहां उपनल के महासंघ के कार्यकारिणी अध्यक्ष महेश भट्ट ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद समान काम और समान वेतन और नियमितीकरण न मिलना सरकार की नाकामी है। उन्होंने यह भी बताया कि कर्मचारियों को 10 से 15 हजार के वेतन पर प्रदेश के निर्माण में वर्षों तक योगदान देना पड़ा, लेकिन सरकार उनकी नियोजित मांगों को गंभीर नहीं ले रही है। जहां भट्ट ने चेतावनी दी है कि 2 कर्मचारियों के संघर्ष के दौरान मृत्यु भी हो चुकी है और यदि अब सरकार दमनकारी नीतियों जैसे एस्मा और नो वर्क नो पे पर अड़ी रही तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति बिगड़ने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य की सरकार की है। खबर देहरादून से है, जहां के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में 2 दिवसीय प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन की शुरुआत हुई और जिसमें उत्तराखंड की सरकार ने 2047 तक के विकास रोड मैप पर चर्चा की। बताते चले कि सम्मेलन का उद्देश्य नीति निर्माताओं, वरिष्ठ प्रशासकों और जिला अधिकारियों को एक मंच पर लाकर राज्य के दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं को पुनः रेखांकित करना था। तो वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इसे क्षेत्रीय अधिकारियों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद का महत्वपूर्ण मंच बताया। उन्होंने पर्यटन, बागवानी, स्वास्थ्य और वेलनेस के शहरी विकास को राज्य की प्रमुख विकास धाराओं के रूप में चयनित किया है और साथ ही साथ अनियोजित शहरीकरण को रोकने के लिए भी नियोजित शहरीकरण की व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया। बताते चले कि मुख्य सचिव ने कहा कि विकसित उत्तराखंड 2047 तक तभी साकार होगा जब नीति निर्माण में जमीनी वास्तविकताओं का समुचित प्रतिबिंब हो और आशा व्यक्त की कि यह विचार विमर्श दीर्घकालिक विकास के लक्ष्यों के लिए ठोस समाधान प्रदान करेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां एसएसपी परमिंदर सिंह जोवाल की अध्यक्षता में रोशनाबाद स्थित पुलिस कार्यालय में अक्टूबर माह की अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई है और जिसमें आपको बता दें कि बैठक में लंबित विवेचनाओं और हाल ही के अपराधों के साथ साथ मुख्यालय स्तर पर संचालित अभियानों की विस्तार से समीक्षा की गई, जहां एसएसपी ने लापरवाह थाना प्रभारियों को फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया है कि अपडेट सूचनाओं के साथ ही बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है। उन्होंने चौकियों में चल रहे निर्माण कार्यों की साप्ताहिक मॉनिटरिंग, शीतकाल में देहात क्षेत्रों के अलावा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ सत्यापन व चेकिंग के अभियान को तेज करने के लिए भी कहा। बताते चले कि एसएसपी ने तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन को गंभीरता से लागू करने, लंबित विवेचनाओं को पारदर्शी निस्तारण, शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई और वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रह के साथ साथ अज्ञात शवों की शिनाख्त, गुंडा गैंगस्टर पर कार्रवाई के और बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। सभी थाना प्रभारियों के साथ आज क्राइम मीटिंग की गई थी और इसमें आगामी जो शरदकाल और शीतकाल के दृष्टिगत जितने भी हमारे एक्सीडेंट्स ना हो, उसके किस तरीके से हम लोग उसको टाप सकते हैं, किस तरीके से आगे अरेंजमेंट्स किए जाना है और क्राइम को किस तरीके से डिटेक्ट करना है, कैसे आगे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सभी थाना प्रभारी को अवसर दिए गए हैं, जिसमें जितने भी हमारे हेडक्वार्टर्स के जो जितने आदेश हैं उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कराते हुए हाई कोर्ट है और हमारे कोर्ट्स हैं, उनको जितने उनके संबंध हैं, तामील हैं, उनको किस तरीके से हमें इन टाइम सभी को ध्यान में रखते हुए आज एक मीटिंग हमारे द्वारा की गई। जितने हमारे चिन्हित अपराधी हैं उनकी शीघ्र लिस्टिंग को लेते हुए, जितने गैंगस्टर एक्ट में जो हमारे अपराधी विरोध है उनकी योजनाओं के निस्तारण को लेकर एक विस्तृत परिचर्चा आज की गई। सभी खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को लेकर 7 नवंबर 2025 से लेकर 7
नवंबर 2026 तक देश भर में समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। बताते चले कि इस अवसर पर बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने जानकारी दी है कि 26 नवंबर 2025 को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि यह दिन संविधान दिवस भी है। और जहां आपको बता दें कि दीप्ति रावत ने यह भी जानकारी दी कि बीते 7 नवंबर को उत्तराखंड के प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और 26 नवंबर को राज्य के 24,000 शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम गायन का आयोजन भी किया जाएगा। और जिसमें कि आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में पार्टी के सभी पदाधिकारी, स्कूल के छात्र छात्राएं और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और यह आयोजन वंदे मातरम के उत्सव को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है। @150 यानी 150 वर्ष वंदे मातरम के पूरे हुए हैं 7 नवंबर को। उसको लेकर संविधान दिवस 26 नवंबर तक हमारे पूरे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में करने का आयोजन किया है और कई जगह उत्तराखंड में भी हमने बहुत सारे स्थानों पे ये कार्यक्रम किए हैं। 7 नवंबर को तो हमने देहरादून और हल्द्वानी कार्यक्रम किए। हल्द्वानी में प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद रहे और देहरादून का जो कार्यक्रम था उसमें मुख्यमंत्री जी और साथ में सभी ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिशियल सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। तो इस तरीके से 7 नवंबर से जो हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ और लगातार बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो हमारे बच्चे हैं वो कैसे इस पे डिबेट में, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको कैसे उनकी पूरी इस पर एक प्रैक्टिस चल रही है, अभ्यास चल रहा है कि पूर्ण वंदे मातरम उनको आए। और ऐसे ही हमारे प्रदेश के जो जितने स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, लगभग 24,000 से ज्यादा जो हमारे स्कूल्स हैं, शिक्षण संस्थान हैं, वहां पर 26 तारीख को हमारा एक ही दिन और एक ही समय पर वंदे मातरम का संपूर्ण गायन एक होगा। मुझे लगता है ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड जरूर बनेगा। तो ये 26 तारीख को इसका आयोजन है और इस कार्यक्रम के लिए सभी लोग उसमें जुटे हैं। उसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। स्कूल कॉलेज के जो हेडमास्टर हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उसको रहने वाले हैं और आगे जो उनके पेरेंट्स हैं कुछ वो भी रहेंगे, अभिभावक भी रहेंगे। लेकिन आज अभी 26 तक उनकी लगातार इसी को लेकर पूर्ण वंदे मातरम की अभ्यास सभी बच्चों का चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टैंप की ड्यूटी में बढ़ोतरी में आम लोगों की चिंता लगातार बढ़ा दी है। बताते चले कि नया रेट लागू होने के बाद प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो गया है और जिससे कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए घर का सपना पूरा करना बेहद ही मुश्किल हो गया है। सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी राजस्व बढ़ाने और विकास के कार्यों को गति देने के लिए बेहद ही आवश्यक है, लेकिन जनता इसे अपनी जेब पर सीधा हमला मान रही है। और जहां आपको बता दें कि अब रजिस्ट्रेशन शुल्क संपत्ति के मूल्य का 2% लिया जाएगा, जबकि अधिकतम सीमा 50,000 रुपए होगी और जो कि पहले 25,000 रुपए थी। लेकिन आपको बताते चले कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि सर्कल रेट पहले ही बढ़ाए गए थे और अब रजिस्ट्री के शुल्क बढ़ाने से दबाव और भी बढ़ जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि कुछ लोग इसे काले धन पर नियंत्रण और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने का कदम मानते हैं। जनता सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की भी मांग कर रही है। निर्णय लिया है रजिस्ट्री के रेट बढ़ाए, ये जो है निर्णय पूर्ण रूप से जो है जन विरोधी है और जनता जो की पकड़ से जो है भूखंड खरीदना जो है दूर हो जाएगा और सरकार को ये निर्णय जो है जनहित में तत्काल वापस लेना चाहिए। अन्यथा आने वाले जो है 2027 में सरकार को इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। देखिए, जो सर्किल रेट बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है ये काफी निंदनीय निर्णय है। सरकार जैसे जैसे अपना कार्यकाल को बढ़ाती जा रही है वैसे वैसे महंगाई की मार पूरी उत्तराखंड की जनता पर थोपती जा रही है। हम इस निर्णय का पूरी तरह विरोध करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं, अभी तो आग्रह कर रहे हैं, अगर सरकार अपना निर्णय नहीं बदलेगी तो सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन भी कराया जाएगा। सरकार से बोलना चाहते हैं कि ये जो सर्किल रेट आपने बढ़ाए गए हैं इसको तत्काल प्रभाव से कम करा जाए। आम लोग, गरीब जनता को ये कैसे अपना जो बड़ी मुश्किल से जो आदमी घर खरीदता है, अपने घर बनाने के लिए, सपनों का आशियाना बनाने के लिए जमीन खरीदता है, उसके बाद उसको ये महंगाई की मार झेलनी पड़ती है तो वो कैसे आगे जाके अपना घर बनाएगा। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इन सर्किल रेटों को कम किया जाए और आम जनता की, उत्तराखंड की जनता को राहत दी जाए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के ऐतिहासिक बागनाथ मंदिर परिसर में शिव प्रतिमा का त्रिशूल टूटा हुआ मिलने के बाद स्थानीय श्रद्धालुओं में गहरी चिंता और नाराजगी देखने को मिली। आपको बता दें कि जानकारी मिलते ही एसडीएम प्रियंका रानी मौके पर पहुंची और जहां ग्राम्य निर्माण विभाग की टीम के साथ पूरी स्थिति का जायजा लिया गया है। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए मरम्मत में किसी भी तरह की कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों को तुरंत कार्य शुरू करने, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने और पूरे सुधार कार्य को समयबद्ध तरीके से करने के आदेश दिए गए हैं। ये जिला प्रशासन के संज्ञान में आने पर कि जो सरयू जी के किनारे शिव जी की विशाल प्रतिमा जो स्थापित है, तो वो उसका कुछ पार्ट जो है खंडित हो गया है। तो इस संबंध में तत्काल जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए इस संबंध में जिला प्रशासन के स्तर से प्रभावी कार्रवाई और त्वरित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के स्तर से आज ही एक्सियन आरडब्ल्यूडी को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है कि आप तत्काल जो है इसकी जो मरम्मत का कार्य है वो करें। तो इस संबंध में आज मेरे द्वारा और एक्सियन जो आरडब्ल्यूडी है उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया है और इसमें जो है अतिशीघ्र इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। अब खबर मंगलोर से है, जहां लहबोली बहुउद्देश्य किसान योजना के सेवा के सहकारी समिति के चुनाव के दौरान आपको बता दें कि विभा देवी को निर्विरोध चेयरमैन चुना गया है। जहां आपको बता दें कि यह चुनाव सभी सहकारी समितियों के डायरेक्टर पद के लिए हुआ था और जबकि चेयरमैन पद पर विभा देवी को सर्वसम्मति से चुना गया है। और जहां इस अवसर पर नवनिर्वाचित चेयरमैन के प्रतिनिधि विजयपाल का किसानों ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया और जहां विजयपाल ने इस दौरान सभी किसानों का आभार व्यक्त किया और भरोसा दिलाया है कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में किसानों को डीपीए, यूरिया और अन्य उर्वरकों के लिए दर दर भटकने की स्थिति से बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। जहां इस चुनाव परिणाम के साथ ही किसानों को बेहतर सेवाएं और सुविधा मिलने की भी उम्मीद जताई गई है कि आने वाले टाइम में ये जो संस्था है ये अपने चरम पर पहुंचेगी। जो पहले इसमें धांधलेबाजी हुई है, जो दिक्कत रही है, मैं कोशिश करूंगा और जो चेयरमैन साहब हैं हमारे और डायरेक्टर साहब मेरे बराबर में खड़े हैं, मांगेराम सिरोही जो इस सारे कार्य के सूत्रधार हैं, उनसे सबसे निवेदन और सब लोगों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने की हम कोशिश करेंगे कि जो किसानों को पहले बहुत दिक्कत रही है खाद की, बीज की, दवाओं की, वो भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो। और ये संस्था किसानों के हित में सदैव काम करती रही है और सदैव काम करती रहेगी। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि इस क्षेत्र का विकास और इस संस्था का सहयोग हमेशा किसानों को मिलता रहेगा। प्राथमिकता रहेगी, जो भी किसान संबंधित समस्या है उसका प्राथमिकता पर निराकरण किया जाएगा। जो पीछे समस्या रही वो ना तो वो नहीं कर सकते, अगर ये समस्या नहीं रहेगी नए व्यवसाय होंगे वो करेंगे। किसान जिम्मेदारी मिली है आपको, क्या बस ये तो है क्षेत्र की जनता का आभार बहुत बहुत जो है। हाँ जी, अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है मेरे को, इसको निभाऊंगा मैं। तो बुलेटिन में खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चुनाव में 1.5 वर्ष शेष होने के बावजूद हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भटाना ने मंगलूर के विधानसभा से ताल ठोक दी है। जहां आपको बता दें कि भटाना का दावा है कि वह क्षेत्र में उतना ही नहीं बल्कि वर्तमान विधायक काजी निजामुद्दीन से भी अधिक काम कराते रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश ही नहीं विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव बढ़ा है और जिसका असर बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत से भी देखने को मिला। कांग्रेस के द्वारा वोट चोरी के आरोपों पर भटाना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हराने वाले दल ऐसे आरोप लगाते रहते हैं और भटाना का कहना है कि जनता विकास को प्राथमिकता देती है और वह इसी एजेंडे के साथ मैदान में है। ऐसा है कि पहले ही, क्योंकि बार बार बताना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर गांव को एक बार यहाँ पे बुला के उनका दर्शन करना, उनकी मंशा को पता करना कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए। एक बेटे से, एक अपने बड़े से
क्या क्या इच्छाएं होती है समाज में, तो उसका भी पता लगे, काम करने का तरीके का पता चले, लोग क्या चाहते हैं उस बात का पता चले। जैसे अभी एक माई बोल रही थी, भाई हम कलकत्ता से भी आगे के, हम सब कुछ जानते हैं। मैं कि जानते थे वो, पर सच्चाई को नहीं जानते, क्योंकि सच्चाई सच्चाई है। क्योंकि आज जो काम विधायक के कोटे के है, उनको अगर वो नहीं करवाना चाहे तो वो नहीं करवा, दूसरी जगह करवा देता। और झूठ बोलने मेरी आदत नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि जो मैं कर सकता हूँ वो तो हर काम करूंगा, लेकिन जो काम मेरे बस की नहीं है अभी, उसकी मैं हाँ नहीं भरूंगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा, टिहौरी और उत्तरकाशी के सौर प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ने पर यूपीसीएल की ग्रिड ओवरलोड हो गई है। जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की अधिक सब्सिडी से इन जिलों में सबसे ज्यादा परियोजनाएं स्थापित हुई हैं और जहां 12 MVA के ट्रांसफार्मर अब कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और क्षमता बढ़ाने की भी जरूरत है। जहां आपको बता दें कि यूपीसीएल की ग्रिड सुधार और क्षमता विस्तार के लिए शासन को 250 करोड़ का प्रस्ताव भी भेजा गया है। जहां प्रस्ताव का वित्त विभाग स्तर पर परीक्षण जारी है और जहां आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए एक नए सौर प्रोजेक्ट की तकनीकी मंजूरी नहीं मिलेगी। जहां 3 जिलों में यूपीसीएल की ग्रिड ओवरलोड हो रही है और जिसको लेकर लगातार नए प्रोजेक्ट की जो मंजूरी है उसको भी अभी रोक दिया गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जो हमारे सोलर के जनरेटर हैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे अभी जो वर्तमान में है 250 मेगावाट जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा MSSY कहते हैं उसे, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उसके तहत 250 मेगावाट जो है पिछले साल सैंक्शन हुआ था उत्तराखंड सरकार द्वारा। उसमें से हम लोगों ने वो पूरे प्रोजेक्ट के लिए 250 करोड़ का एक DPR हमने शासन को भेजी हुई थी, यानी कि उरेडा को भी भेजी थी और हमने शासन ऊर्जा विभाग को भी भेजा था। और पिछले साल हमारा उसमें 125 करोड़ का खर्चा भी हो गया, जिसमें से हमने लाइनें का ऑगमेंटेशन किया, नई लाइनें बनाई, ट्रांसफार्मर जो 3 MVA के थे उन्हें 12.5 MVA किया। और पर्टिकुलरली आपके ये उत्तरकाशी जिला, टिहरी जिला, पौड़ी जिला और अल्मोड़ा, बिल्कुल हर कोई भी सब स्टेशन ऐसा नहीं है जो ओवरलोड हो चुके। 12.5 MVA के लगाने के बाद भी ओवरलोड हो रहे हैं। तो अब इसमें तो हमारा नया हम कोई भी जनरेटर को कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि पौड़ी में एक जनरेटर के 44 200 मेगावाट के एक जगह क्लस्टर आया हुआ है, उसमें हमें बहुत दिक्कत आ रही है। उसमें हम कंडक्टर रिप्लेसमेंट का काम कर रहे हैं, उसमें भी मुझे लग रहा है कि उसमें भी हमको कम से कम 20 करोड़ का नया एक DPR मेरे पास आ रही है। अगर वो 20 करोड़ रुपया हमें मिलता है कहीं से, तो तब जाकर के हम उस काम को कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोगों के TFR भी हमारी कैंसिल हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के द्वारा अध्यक्ष बदलने और चुनाव संचालन के समिति की घोषणा को लेकर बीजेपी ने बड़ी राजनीतिक भूल उसको बताया। जहां आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि चुनाव संचालक की जिम्मेदारी आमतौर पर चुनाव से ठीक पहले ही दी जाती है, लेकिन कांग्रेस ने जल्दबाजी दिखा दी है। चमोली के अनुसार इस फैसले से पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और जिसकी झलक हरीश रावत और हरक सिंह रावत की बयानबाजियों में दिख रही है। हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को विश्व पुरुष कहा और जबकि हरक सिंह रावत ने फ्यूज और फूके कारतूसों को टिकट न देने की बात कही। अब खबर हरिद्वार से है, जहां की शिव मूर्ति चौक के पास स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर दो पक्षों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले। जहां आपको बता दें कि यह विवाद मामूली कहासुनी को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई, जहां दोनों ओर से सड़क पर जमकर पत्थरबाजी और ईंटों का प्रयोग किया गया और जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं बताते चले कि घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हालातों को काबू में किया। जहां घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और जिसके बाद कोतवाल रितेश शाह ने पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच को भी तेज कर दिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब सड़क पर गुंडागर्दी और पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
खबर हरिद्वार से ही है, जहां के जगजीतपुर क्षेत्र में देर रात 3 जंगली हाथी अचानक से पहुंच गए और जिससे कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल बच गया। तो वहीं आपको बताते चले कि स्थानीय लोग बाजार में सामान खरीद रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने हाथियों को देखा और शोर मचाना शुरू कर दिया और जिससे आसपास के लोग भी सतर्क हो गए। तो वहीं शोर सुनकर एक हाथी अचानक से मुड़कर लोगों की ओर भागने लगा और जिससे लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। तो वहीं आपको बता दें कि गनीमत यह रही कि किसी को किसी तरीके की चोट नहीं आई है। हाथियों ने रास्ता न मिलने के कारण सड़क किनारे खड़ी एक कार को टक्कर मारी और फिर बस्ती की ओर बढ़ गए और जिससे कि लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि वन विभाग को सूचना दे दी गई है, इलाके में गश्त को भी बढ़ा दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसपे कि आपको बता दें कि 2 हाथियों का उत्पात जो है वह हरिद्वार की सड़कों पर देखने को मिला, जहां आपको बता दें कि सामान्य बाजार के पास दोनों हाथी दिखाई दिए और जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। गनीमत कह रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी को किसी तरीके की हानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।